बीजेपी गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन अनुपम जी सवाल बड़ा ये उत्पन्न होता है कि हम ओवैसी फैक्टर को सीमांचल तक तो मान लेते हैं, लेकिन सीमांचल से बाहर भी अब ओवैसी फैक्टर काम करने लगा है। ये तो हमने आपको बताया कि उपचुनाव में कैसे दिखा। गोपालगंज में बीजेपी के मोहन गुप्ता 2000, आरजेडी के मोहन गुप्ता महज 2000 वोटों से आ रहे थे और इनके उम्मीदवार को 12000 के आसपास वोट मिला था। इसी तरीके से कुडनी में भी ये हालत देखी गई थी। सवाल ये उठता है कि इस वजह से इनको बीजेपी की बी टीम बताई जाए। वो बताते हैं जिनको लगता है कि मुस्लिम के रहनुमा सिर्फ हम और हम हो, ओवैसी को उसमें एंट्री मारने नहीं दे। लेकिन ओवैसी इस बार तो ठान चुके हैं कि वो बिहार में नहीं, झारखंड के भी 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दलित और आदिवासियों को भी साधने की बात कर रहे हैं। क्या आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई पड़ता? आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और झारखंड में ये अपना प्रभाव पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़ा सकेंगे? पंकज भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग अपने आप को मुस्लिम वोट का इकलौता ठेकेदार मानते हैं। देखिए, आई एम नो फैन ऑफ ओवैसी। मैं ओवैसी ब्रांड राजनीति को पसंद नहीं करता, लेकिन आप एक आदमी को, एक पार्टी को उसकी राजनीति करने से कैसे रोक सकते हैं? आप देखिए कि जैसे कुछ लोगों ने अपने आप को बता दिया कि मुस्लिम वोट अगर मिले, अगर पड़े, अगर डले तो उन्हीं को पड़े, वरना उसके अलावा किसी को पड़े तो फिर वो वोट कटवा है बी टीम में। अब आप एक बताइए, 42 उम्मीदवार उतार रही ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी बी टीम है, कोई उनको बी टीम क्यों नहीं कह रहा है? पूरी 42 सीट पे वो कांग्रेस को चुनौती दे रही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि अगर गठबंधन में बीएसपी आएगी तो हम गठबंधन छोड़ देंगे। कोई कहता है अखिलेश यादव बी टीम है। केजरीवाल कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ कंटेस्ट करेंगे, पंजाब में और हरियाणा में एक सीट नहीं देंगे। कोई कहता है कि केजरीवाल बी टीम है। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से साफ कर दिया। कोई कहता है जगन मोहन रेड्डी बी टीम है। नवीन पटनायक ने आप देखे कि कांग्रेस का वो हाल कर दिया उड़ीसा में, और वो तो बाकायदा भाजपा के साथ रहे हैं, एनडीए के हिस्सा रहे। उस बात पे देखे उनके हाथ मिलाने की बात चल रही है, अभी कुछ दिक्कतें आई, हो सकता है। कांग्रेस को आप देखिए 2004 में वो 40% था, 9 में 32%, फिर 26%, 2014 में 40% वाली कांग्रेस 2019 में 14% पहुंच गई। किसी ने कहा बी टीम है नवीन पटनायक। वामपंथी पार्टियां राहुल गांधी से कहते हैं तुम केरल छोड़ के भाग जाओ। किसी ने कहा वामपंथी पार्टियां बी टीम है। महबूबा मुफ्ती ने अलायंस से दूरी बना ली। किसी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती बी टीम है। 2019 में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा महागठबंधन बना उसको रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए। उसके बाद भी कांग्रेस उसके साथ नहीं जुड़ी। कांग्रेस हर जगह अलग लड़ती रही। किसी ने कहा कांग्रेस बी टीम है भाजपा की। अब मुझे, मेरी समझ के बाहर है कि एक भी एक्सेप्शन नहीं है, या सब लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बी टीम क्यों है? वो बी टीम इसलिए है पंकज भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि 70 साल में इस देश के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई मुस्लिम कायद नहीं ढूंढा। वो हमेशा ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज में अपना कायद ढूंढते रहे। कभी नेहरू थे, कभी इंदिरा थी, कभी बीपी सिंह थे, कभी बहुगुणा थे, कभी मुलायम सिंह थे, कभी लालू यादव थे, कभी ममता थी, कभी केजरीवाल। तो उन्होंने कभी भी अपना एक अपनी कम्युनिटी के अंदर से नेता नहीं खड़ा किया। फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन पहली बार कम्युनिटी के अंदर से कोई नेता खड़ा हुआ, और ऐसा नेता खड़ा हुआ कि एक हैदराबाद से निकल के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मतलब वो आपको हर जगह नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है दिक्कत आ रही है, और ओवैसी बी टीम हो जाते हैं पंकज। बस एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा, एक लाइन का आंसर चाहूंगा आपसे कि आपको ध्यान होगा सासाराम में दंगे फसाद हुए थे और नीतीश कुमार ने ओवैसी को एजेंट कहा था एक राज करते हैं और दूसरा उनके एजेंट है। उस पे ओवैसी का जवाब था कि सालों तक बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खाने वाले
लोग हमें एजेंट बता रहे हैं, आप लोग तय करिए दरअसल बीजेपी का एजेंट कौन है। भाई मेरा भी मानना है कि 18 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और एजेंट, और जिसको आप एजेंट कह रहे हैं उसको बिहार में घुसे हुए 5 साल हुआ है, तो फिर बाकी के 12, 13, 14 साल का जवाब कौन देगा? जो एक जमाने से आज 60 साल 70 साल जो कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक लिया, और उसके बाद अगर आप सोच के देखें, अगर आप 50 साल मुसलमानों का वोट देने के बाद सच्चर आयोग की रिपोर्ट ये कहती है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, तो इसके लिए क्या ओवैसी जिम्मेदार है? डॉक्टर इसका जवाब संजय, कौन देगा? डॉक्टर संजय, जी, मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूं, एक छोटा आंसर चाहूंगा। नहीं, जिस समय सासाराम का दंगा हुआ था उस समय नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, एनडीए के साथ वो नहीं थे। और आपने जो सवाल में ही एक आपने जवाब दिया था कि कोई भी पार्टी ओवैसी को कोई स्पेस नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी कभी मुद्दों पर बात भी नहीं करते हैं। शिक्षा पर बात करते हुए कभी हमने नहीं सुना, स्वास्थ्य पर बात करते हुए नहीं सुना, रोजगार पर बात करते हुए नहीं सुना, मुस्लिम महिलाएं किस जिल्लत में जीती हैं इस पर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। आज भी वो संविधान की बात कहीं और करते हैं, शरीयत की बात कहीं और करते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है, इसीलिए तो मैंने कहा कि कहीं कभी जब इस्लामिक स्कॉलर से मेरी बात होती है तो इनके जो ड्यूअल कैरेक्टर हैं उस पर वो बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या शरीयत की बात करेंगे। तो मुद्दों पर बात न करके एक तरह से कहें कि एक उस कम्युनिटी के अंदर में एक भाव पैदा करने की ये कोशिश करते हैं कि आप पोलराइज्ड होइए, आप एकत्र होइए और एकत्र होकर के मुकाबला कीजिए, इसी की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल एक क्या कई ओवैसी की जरूरत है उस माइनॉरिटी कम्युनिटी में। जिस सच्चर कमेटी की बात अनुपम जी कर रहे थे कि वास्तव में उसकी जरूरत है, लेकिन ये मुद्दे की बात कहां करते हैं कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ें, मुस्लिम बच्चे पढ़ें। चलिए ये तो बात उसी की करते हैं।